सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आपको नया पाकिस्तान, ओहो माफ़ कीजिएगा, महंगा पाकिस्तान मुबारक हो। महंगाई तो बढ़ चुकी है, लेकिन ये मैं और आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात हुकूमत नहीं मानती। कल ही वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अगर महंगाई हुई है तो क्या कोई गलत हो गया। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई, बल्कि इस कोरोना की वजह से महंगाई पूरी दुनिया में हुई है। उसके बावजूद यहाँ पर फिर भी कम है महंगाई। ना सिर्फ ये, बल्कि अब तेल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन तेल की कीमतें बढ़ने पर भी हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं वो ये कहते नजर आए कि अब भी दीगर ममालिक की निस्बतन पाकिस्तान में तेल की कीमतें कम हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लेकिन हमारे आवाम क्या करें, वो तो घबरा रहे हैं। तो आपको पहले दिखाते हैं कि हमारे आवाम का इस पर क्या रद्द अमल है, फिर ज़रा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी दिखाइएगा। बॉक्स रेडी है हमारे पास। तो मौत भी नहीं रहेगी भाई, वो भी महंगी है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल ना की ना, ये हुकूमत को महंगाई ले डूबेगी। जो वज़ीर आज़म अच्छे आदमी है, माड़े नहीं है, ईमानदार हैं, लेकिन कंट्रोल करें महंगाई पे। हर रोज़ परेशान होता आदमी, हर रोज़ परेशान होता है। मेडिसिन के लिए लोगों को पैसे नहीं, आटा खाने के लिए लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं लोग। हमारी तो गुजारिश है खान साहब से कि मेहरबानी करें, अब हमने घबराना शुरू कर दिया है, तो आप भी हम पे मेहरबानी करें और आप हमारा पीछा छोड़ दें, क्योंकि अब जीना मुश्किल हो चुका है। आप पेट्रोल की प्राइस देखें तो उस वक्त का इमरान खान कहाँ पे है जो कहता था कि 58 रुपये का लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। कोई तब्दीली तो ऐसी तब्दीली आई है कि लोग जो है, जो नीचे का तबका है, मज़दूर हमारे जैसा, वो और नीचे जा रहा है। लोग चोरी डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो हम तो नहीं देंगे कभी भी। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे, वोट नहीं देने उसको। जो ख्वाब हम लोगों को दिखाया गया था नए पाकिस्तान का, इससे अच्छा तो पुराना पाकिस्तान था, जहाँ पे कम से कम इतनी महंगाई नहीं थी। डॉलर के प्राइसेस रेज हो गए, आटा दाल चीनी महंगी, पेट्रोल ऑल टाइम हाई, डॉलर ऑल टाइम हाई। एक मज़दूर जिसका 20,000 तनख्वाह हो, वो घर का किराया देगा और गैस का बिल भरेगा, बिजली का बिल भरेगा, बच्चों की तालीम के लिए कुछ करेगा। इससे तो इंसान की ज़िंदगी मुश्किल होते जा रहा है। तो इसलिए हमारे अर्ज़ है कि हुकूमत कीमतें कंट्रोल करे। नया पाकिस्तान बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए कि महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों का जीना मरना भी हराम हो गया है। उनको चाहिए कि ये सब इस पर नज़रसानी करें, इसके अलावा तो कोई और चारा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अवाम कह रहे हैं कि उनका जीना दोबर हो गया है, उन्हें नया पाकिस्तान बहुत बुरा लग रहा है, उनको पुराना पाकिस्तान वापस लौटा दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। तो तहरीक इंसाफ के इस 3 साला दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 35 से 40% तक बढ़ चुकी है। 3 अशिया की कीमतों में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान बेपनाह इजाफा देखने में आया। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2018 में चीनी के 50 किलो बैग की कीमत 2600 रुपये थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम तक 5000 रुपये तक हो गई है। चीनी की खुर्दा कीमत अगस्त 2018 में 60 रुपये थी, जो अब बढ़कर 110 रुपये हो गई है। अगस्त 2018 में मिल आटे के 20 किलो थैले की कीमत 740 रुपये थी, जो अब अगस्त 2021 के इख्तिताम तक 1150 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरीके से घी और खुर्दनी तेल के 5 लीटर की कीमत अगस्त 2018 में 900 रुपये थी, जो अगस्त 2021 के इख्तिताम तक 1700 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। 3 साल में आवाम की आमदन में 16 से 20% इजाफा हुआ, मगर बढ़ती महंगाई के बायस आवाम को रिलीफ ना मिल सका। आमदनी और महंगाई में 20 से 24% का फ़र्क आया है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी ने भी फीकस आमदनी को शदीद मुतासर किया है। ये तो बात है चीनी, आटे और घी की, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से ख़राब है नाजरीन कि आज एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। जो समरी गई थी वो 1 रुपये की गई, लेकिन इजाफा 5 रुपये का किया गया। हुकूमत ये कहती है कि लीवी टैक्स में कमी करके, यानी कि लीवी टैक्स हटा के बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर अशिया खुर्दनोश पर और दीगर अशिया पर पड़ता है और हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। निसार चीमा साहब में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया निसार साहब आपका।
और मीर मोहम्मद अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैक इकोनॉमिस्ट हैं, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का भी। और मैं आज आपसे कुछ टेक्निकल बातें नहीं करूँगी, आज मैं सिंपल बातें करना चाहूँगी, वो बात जो आवाम सुनना चाहती है, समझना चाहती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कैसे सही कर रही है मामलात। पेट्रोल के हवाले से कहा जाता है कि जी लीवी ख़त्म करके हम पेट्रोल प्राइस को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल प्राइस बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से अशिया खुदनोश की कीमतें बढ़ गई हैं। उसके बावजूद हमारे जो वुज़रा हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं कि महंगाई अब भी दीगर ममालिक यानी ख़त्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनसे कम है। तो क्या ये सुन के आवाम मुतमईन हो जाएं, या फिर आप अपनी माहिराना राय में हमें बताइए कि ये महंगाई की जा रही है या मजबूरन करनी पड़ रही है हुकूमत को? देखिए, महंगाई कोई करता नहीं है। महंगाई करने से हुकूमत को कोई फायदा नहीं होता, मगर महंगाई होने से हुकूमत को बहुत नुकसान होता है। उनके परसेप्शन में नुकसान होता है, उनके वोटर बेस में नुकसान होता है। एक आम आदमी की तकालीफ बढ़ जाती है इस वक्त, और अब वाकई तकालीफ बढ़ी है। चंद चीज़ों में वो सही कह रहे हैं, मगर मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। अगर वो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में अशिया खुर्दनोश की प्राइसेस 31% बढ़ गई है, सही है, हमने 10% बढ़ गए, सही है, मगर दुनिया में आपकी कुव्वत खरीद भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे $2 से $2.5 एक दिन पे रहने वाले लोग नहीं हैं। तो ये पूरा ईमानदारी का सेंटेंस ये होगा कि ठीक है, वहाँ पे 31% बढ़ी है तो वो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 10% चीखें निकाल रहे हैं लोगों की, क्योंकि हमारे यहाँ 36-37% ऑफ द पीपल वो 300 रुपए दिन की इनकम है उनकी। तो यहाँ पे जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो उनकी कुव्वतें बर्दाश्त नहीं होती। और एक चीज़ ये भी तो होती है ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू मीर साहब, एक चीज़ ये भी तो होती है ना कि दीगर खत्ते के ममालिक में शायद उनकी जो रुपए की कदर है वो इतनी गिरी ना हो जितनी पाकिस्तान में गिरी है। जितना डॉलर यहाँ हाई हुआ है कहीं और नहीं हुआ होगा। मैं वही बात कह रहा हूँ ना आपको कि कुव्वत खरीद उनकी इतनी डिटीरिएट नहीं हुई है। उनकी कुव्वत खरीद जो होती है ना, इनकम भी तो देखा कीजिए, आप पर कैपिटल इनकम भी देखिए, वैल्यू ऑफ करेंसी देखिए, लोकली प्रोड्यूस गुड्स है उनके पास जिनकी प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ी भी नहीं है। हमारे पास तो इम्पोर्ट रिलेटेड चीजें हैं। देखिए, मैं अलग स्टेटमेंट में आपको दूंगा। हमारी सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जो थी ना इमरान खान से, पूरी पाकिस्तान में एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाई हुई थी। कहने का मकसद ये है कि देखिए, डॉलर पेट्रोल की प्राइस पे तो कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय एक चीज के लेवी को कम करके, ठीक है, क्योंकि वो प्राइसेस इंटरनेशनली कंट्रोल कर, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये वो खोल लो, हाँ, कोई इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। एक ही चीज कर सकते हैं कि वो कम कर दे। दूसरी चीजें हैं, जैसे एक हुकूमत एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बना सकती है, इवन दो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्राइस कंट्रोल जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर फिर भी देखिए हमें सबसे डिमांड करना चाहिए, हर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर से डिमांड करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर से डिमांड करना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाए। ये जो माफिया कहा जाता है ना, ठीक है माफिया, तो माफिया से आप लड़े। हाँ, ये स्टेटमेंट अब चेंज होना चाहिए। पॉइंट टेकन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे बढ़ूंगी, दीगर मेहमानों को भी शुरू करते हैं। नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन ज़रा निसार चीमा साहब से पहले उनका मौक़िफ़ लेते हैं। ज़ाहिर अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत जो पहले की हुकूमतों को ये कहा करती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब खुद हुकूमत में नहीं थे, कि जब डॉलर ऊपर जाता है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो आप समझ जाएं कि ये हुकूमत चोर है। लेकिन अब हुकूमत ऐसा नहीं समझती है। तो ठीक है, ये बात अपनी जगह ठीक है निसार चीमा साहब, लेकिन अगर डॉलर बढ़ रहा है और जो बैनुल-अक़वामी कीमत है, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत है पेट्रोल की, वो बढ़ रही है, तो फिर हुकूमत ज़्यादा तेल खरीदती है बैनुल-अक़वामी मार्केट से। हुकूमत क्या करे? तो कहीं कहीं हुकूमत अगर गलत कर भी रही है तो कहीं कहीं हुकूमत मजबूर भी है। तो अपोजिशन ये क्यों समझती है कि सारा कसूर ही हुकूमत का है? हुकूमत वाकई आपको लगता है कि डिलीवर नहीं कर पा रही? सुमैया, असल बात यह है कि हुकूमत को ये चाहिए
कि इमरान खान साहब के जो बयानात हैं जब वो अपोजिशन में थे या कंटेनर पे थे जी जी, वो बयानात सुबह दोपहर शाम एक बार ज़रूर सुने और पूरी काबीना सुने मिलकर। देखें, बात यह है कि हुकूमत की मजबूरी नहीं है, मजबूरी सिर्फ उनकी नाअहली और बदइंसामी है। ये ऐसी यानी ये बदकिस्मती से ऐसा सेटअप मुसल्लत किया गया है जिसके नाम पास ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई पॉलिसी है, ना प्लानिंग है, ना कोई टीम है, ना तजुर्बा है, ना विजन है, कोई चीज़ नहीं है। और इसकी बदइंसामी, इसकी मिस मैनेजमेंट, इसकी नालायकी के साथ हम सब भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। इस तरह की महंगाई का तसव्वुर नहीं था हमारे पूरी मुल्क की तारीख में। आप देख लें कि ये जितना जुल्म हुआ है पिछले 3 साल में आवाम के ऊपर। ये ओगरा ने 1 रुपये पर लीटर की समरी भेजी है, वज़ीर आज़म साहब ने खैर से 5 रुपये फी लीटर बढ़ा दिए। ये है हालत, आवाम से हमदर्दी की ये सूरत हाल है। यानी ये, और वज़रा कहते हैं जी महंगाई होगी तो क्या हो गया। असल बात यह है कि ना वज़ीर आज़म को आम लोगों के मसाइल का इदराक है, ना वज़रा को। देखे, बात यह है कि इनके खर्चे जिस तरह चल रहे हैं आपको पता है, कोई रिहाइश का इंतज़ाम किसी ने किया है, किचन का इंतज़ाम कोई करता है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम कोई करता है। तो इनको आवाम के मसाइल का इदराक ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। और आवाम के मसाइल से इस तरह की किसी भी जमात से हो मुंतखब, किसी को भी इदराक नहीं होता आवाम के मसाइल का, आवाम की तकलीफ का। अफसोस की बात यह है कि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, निसार चीमा साहब, आई डिसएग्री विद यू कि वो सिर्फ यहाँ नहीं हर जगह। मेरी बात सुन ले। जी जी, नहीं, मेरी बात सुन ले सुमैया, ये फरमाए कि क्या आप डिसएग्री बिल्कुल ज़रूर करें, आपका हक है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि हमारे दौर में IMF के पास हम गए भी, IMF की कोई शर्त जो है हमने वो मान के आवाम तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं होने दिया। आवाम को महंगाई का कम से कम ये महंगाई तो आपके दौर में भी होती थी और अभी भी हुकूमत का मौके भी है कि आपके दौर में हुकूमत में किए गए हमारे दौर में नहीं, हमारे दौर में। चले सर, मैं आपका पॉइंट आया क्योंकि मुझे क्विकली आगे बढ़ना है। नदीम साहब का पॉइंट लेते हैं ना, आपका पॉइंट आ गया। नदीम कुरैशी साहब, ऑपोजिशन की चले, अगर तनकीद अपनी जगह, आप ऑपोजिशन की तनकीद को इस तरह नहीं लेते हो, लेकिन आवाम की मैंने आपको दुख भरी दास्तान अभी सुनाई। आवाम ये कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए जी नया पाकिस्तान, अब रख लें, हमें पुराना पाकिस्तान लौटा दें, हमें नहीं चाहिए ये महंगाई का सुनामी, आप इसको भी रख लें। तो ये जो आप लोग महंगाई के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्या हुकूमत को इदराक है इस चीज़ का कि 2 साल बाद इंतखाबात हैं, क्या ये आवाम फिर भी आपको वोट देंगे क्योंकि वो तो महंगाई से नबरद आज़मा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखे, वोट देना अवाम का बुनियादी हक है और वो आज़ाद होंगे अपने वोट देने में। 2018 में भी उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया। देखना हमने ये है कि क्या इस सारी महंगाई का फिनोमेना सिर्फ पाकिस्तान में है। आप पड़ोसी मुल्क को देखें, वहां लोगों ने रिंग टोन्स बना दिए हैं कि जी मोदी सरकार आपको मार देगी, कोरोना आपको जिंदा रहने देगा महंगाई की वजह से। आप जर्मनी, यूरोप, पूरी दुनिया को देखें। सर, आपने ये नहीं देखना कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपने पूरी दुनिया में हुकूमत नहीं करनी, आपने पाकिस्तान में हुकूमत करनी है, आपने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। आप यहाँ की बात करिए। सुमैया, पाकिस्तान में किसी भी आप जादूगर को, ऐसे शख्स को जिसके पास मैजिकल इख्तियारात हो, गवर्नमेंट दे दे। अगर आपने खुर्दनी तेल बाहर से परचेज करना है, आपने हमें तो लगता था इमरान खान साहब जादूगर हैं, क्या वो नहीं है जादूगर? बाहर से मंगवाने हैं आपकी तमाम पर। सुने देखिए, मैं आपको कर्ज करूं, मैंने आपको पहले कहा महंगाई का विक्टिम मैं भी हूं, मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे भी सैकड़ों, हजारों, लाखों मिलने वाले मुझे रोज इस बात पर तंग नजर आते हैं। मैं अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम की इस तकलीफ में बराबर का शरीक हूं, लेकिन ये मुश्किल तरीन फैसले गवर्नमेंट, अभी चीमा से फरमा रहे थे कि इनका किचन कोई और चलाता है, इनका घर कोई और चलाता है, इनकी गाड़ी का पेट्रोल कोई और डलवाता है। चले, कौमी खजाना तो नहीं लूटते ना हम लोग। मैं आपकी इस बात को, आपकी जिद पर, आपके इसरार पर, आपके तंज पर, हालांकि मैं समझता था कि डॉक्टर निसार चीमा जैसे लोग इन सियासी जमातों में एक ताजा हवा का झोंका है, लेकिन बदनसीबी पॉलिटिकल कल्चर की, इनहतात की इंतहा कि ये वो सच भी नहीं बोल सकते जो इनका ज़मीर कहता है। आज जो इंटरनेशनल हालात हैं, किसी भी, सर मुझे भी बहुत अफसोस है नदीम कुरैशी साहब, मुझे लगता था कि आप हमेशा सच बोलते हैं, खरी बात करते हैं, लेकिन आज आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि
कि अगर आज महंगाई हो रही है तो इसमें हुकूमत का कोई कसूर है। आप अभी भी यही बात कह रहे हैं कि दुनिया भर की महंगाई देखें, दुनिया भर में देखें क्या हो रहा है, खित्ते में क्या हो रहा है। सर यहाँ की बात कर लीजिए, ये महंगाई आपके लिए एक चैलेंज बन चुकी है। 3-3.5 साल आपको हो गए हैं, क्या आप 2 साल के बाद जाने के बाद बताएंगे कि महंगाई कैसे कम होनी है? देखिए, मैंने आपकी बात को ऑन किया, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने क्या कहा है कि मैं खुद विक्टिम उस महंगाई का, मैं खुद उस महंगाई का शिकार हूं, मैंने भी बिजली का बिल पे करा। लेकिन चीजें अब आपके सामने हैं। आप कराची में तशरीफ फरमाए, आपके प्रोग्राम के बड़े व्यूअर्स हैं, आप बड़ी इंटेलेक्चुअल खातून हैं, आप किसी इंपोर्टर को बुलाएं, ट्रेड के किसी बंदे को बुलाएं, उसे पूछे दुबई पोर्ट से कराची पोर्ट पहुंचने का जो आज से 4 साल पहले रेंट था, फ्रेट था, आज उसके चार्जेस क्या हैं। आप सिर्फ लोगों से ये पूछे कराची से इंटीरियर अंदरूनी मुल्क जो चार्जेस थे किराए के, जब यहाँ कमोडिटीज आया करती थी, वो चार्जेस क्या थे, आज क्या है। आप परचेज रेट पूछे, देखे। मैं आपको समझता हूँ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर बहुत बड़ा एक इम्तिहान है, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा ये बोझ है। कौम को तवक्को आते हैं। सर मैं पोर्ट के और ये सब किराए पूछ लेती हूँ, मैं एक आम आदमी से नहीं पूछती कि वो रोटी कैसे खाता है, आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, घी की कीमत क्या है, एक बाइक पर जाने वाला शख्स कितने का पेट्रोल डलवा रहा है, उसके लिए कितनी महंगाई है, क्योंकि उसकी तो तनख्वाह नहीं बढ़ी, उसकी तनख्वाह तो वही 20-15 हज़ार रुपए है, वो कैसे गुजारा करता होगा। चलें सर, आपका पॉइंट आया। मीर महक की जाने दोबारा जाऊंगी। मीर महक साहब, अब क्या करे, हुकूमत अगर नहीं कर पा रही है, मामलात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आपको IMF बताता है कि आपने कीमतों का तयन कैसे करना है, तो अगले आने वाले 2 साल आपको कैसे दिखाई देते हैं? क्या कोई रिलीफ होगा आवाम के लिए या नहीं लगता आपको ऐसा कुछ भी? देखिए, ये जो इन्फ्लेशन कंसर्न है ना, ये 4 महीने में बदल सकती है। एक चीज मैं आपको बताऊं, चंद चीजों की प्राइसेस दुनिया में कभी वापस नीचे नहीं आती। दिस इज ए सिंपल इकोनॉमिक फैक्ट। ओके, ऑयल की प्राइसेस 1.5 महीने में बदल सकती है। ऑयल ब्रेंट $40 के ऊपर आ जाए, यहाँ पे दोबारा ऑयल की मतलब पेट्रोल की प्राइसेस दोबारा सही हो जाएंगी। मगर फूड प्राइसेस, देखिए इस वक्त 2 चीजें होती हैं इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। एक तो ये है कि डिसिप्लिन हो, हुकूमत कैसे पैसे खर्च कर रही है, क्या कर रही है। दूसरी चीजें हो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा $20 को कंट्रोल करने के लिए, और इसके साथ साथ आपको इंसान की इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अगर एक आम आदमी की इनकम बढ़ने लगती है ना सुनैया, तो उस वक्त महंगाई इतनी नहीं लगती। हिस्टोरिकली आप देखें तो महंगाई हमेशा पिछले साल 10 साल, आप 10 साल या 8 साल के वक्त से देखें तो आपको हमेशा महंगाई लगे। बिल्कुल, ये एक तो आया कि ये कंट्रोलेबल है, एब्सोल्युटली है, सही, किसी हद तक। मैं ये नहीं कहता कि टमाटर 5 रुपए के हो जाएंगे, मगर बहुत सी चीजों में ये कंट्रोलेबल है। देखिए हमारे पास क्या हुकूमत टैक्सेस कम कर सकती है अपने? मीर महक साहब, क्या आपको ऐसा बताएंगे हल की टैक्सेस कम कर दें? और ये डॉलर जो इतना ऊपर जा रहा है, इसकी क्या वजह? सर क्विकली बताइएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। तो मैं ये देखिए, हम टैक्सेस कम करेंगे तो हुकूमत की इनकम कहाँ से होगी? वैसे ही ह्यूज डेफिसिट है। हम $31 बिलियन को वापस कर चुके हैं 3 साल के अंदर IMF के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ। तो टैक्सेस कहाँ कम करेंगे? टैक्सेस इस वक्त तो मेरी नजर में कहीं से नहीं कम किए जा सकते। अच्छा, मेरे ख्याल में सही इस वक्त तो मेरी नजर में, मगर दूसरी चीजों के लिए सजा और जजा का निजाम रखे, जो होल्ड कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं प्राइसेस, तो उनको सजा दी जा सकती है। मैंने आज तक तो मैंने सिर्फ ये सुना है कि माफिया है। अगर माफिया है तो उस माफिया की किसी को लटकाइए ना, उसको इबरत। ये क्विकली जरा मैं नदीम कुरैशी साहब से पूछ लूँ। नदीम कुरैशी साहब, माफिया का जिक्र करते हैं वजीर आजम बहुत, लेकिन अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा मीर महक साहब ने कि लोगों को हटा दिया जाता है, ये नहीं पूछा जाता कि जी आप यहाँ बैठे हुए थे, ये पैसे क्यों बढ़े, यहाँ पर क्यों इतनी कार्टलाइजेशन हुई, क्यों नहीं करते वजीर आजम इमरान खान साहब कुछ? देखिए सुमैया, मैं बड़ी गैर रिवायती बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए गवर्नमेंट, अब जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं, जितने लोग हैं, अब ये सब की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर जो कुछ कर सकते हैं वो सब मेजर्स ले रहे हैं। जहां बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं इंटरनल कि जिनकी वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। चले, इंटरनल इश्यूज की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। निसार चीमा साहब, ऑपोजिशन क्या करेगी? सर एहतजाज करने जा रहे हैं आप लोग,
क्विकली। देखिए सुमैया, एक तो ये ज़हन में रखें कि महंगाई अगरचे हर दौर में थोड़ी बहुत होती रही है, लेकिन इस तरह तो अनप्रेसिडेंटेड है, कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे दौर में सिर्फ 2 चीज़ें आप देखें, 2-3 चीज़ें, चीनी 55 रुपये थी, आज डबल हो गई है। आटा 25 रुपये फ़ी किलो था, आज 3 गुना कीमत उसकी हो गई है। मैं काश्तकार हूँ, काश्तकार किराने से मेरा ताल्लुक है। DAP खाद हमारे दौर में 21 रुपये फ़ी बैग थी, आज 7,000 तक चली गई है। जाहिर से डॉलर की महंगाई तो अनप्रेसिडेंटेड है। आपने आप अंदाजा करें डॉलर की कीमत जो उन्होंने बढ़ाई है हुकूमत के खिलाफ, ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब आपके वक्त का, नदीम कुरैशी साहब और मीर मैक साहब। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। मैं आपको बता रही हूँ अफगानिस्तान की सूरत हाल, और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है कि अमेरिका पहले तो ये कहता है और ख़ास तौर पर डिक्टेट करता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जब तक तालिबान हुकूमत को ना एक्सेप्ट करे, जब तक वो बैनुल-अक़वामी तौर पर तमाम तर मामलात पर पूरा नहीं उतरते हैं। एक तरफ तो ये मामलात हैं, दूसरी जानिब जो तवक्कुआत की जा रही हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, पाकिस्तान इस चीज़ को किस तरह से ले। और तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तानी रहनुमाओं और हम मनसबों के साथ हमारा राब्ता जारी है और राब्तों में अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा समझता है कि जो बैनुल-अक़वामी लोग हैं, जो ख़ासतौर पर अमरीका और दीगर ममालिक हैं, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी ना अपनाएं। अफगानिस्तान की इस बदलती सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं सुमेरा खान साहिबा, उनको हम वेलकम कहेंगे। और सुमेरा खुद काबुल में मौजूद रहीं और तमाम तर जो सूरत हाल 15 अगस्त के बाद रही उसको रिपोर्ट भी करती रहीं। सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी कि अभी तालिबान की जो एक अबूरी काबीना है उसको हम देख रहे हैं और बात की जा रही है उस अबूरी काबीना पर। अभी एक काबीना जिसको हल्फ उठाना था, अलबरदारी की कोई तकरीब मुनक़िद नहीं हुई, लेकिन बार बात की जा रही है ख़वातीन के किरदार पर, क्योंकि आपने वहाँ खुद रिपोर्टिंग की और आपने तमाम तर सूरत हाल को दुनिया के सामने रखा। आप क्या समझती हैं कि तालिबान का रवैया, तालिबान की सोच ख़वातीन के लिए क्या बदल चुकी है, और क्या आपको इस रिपोर्टिंग के दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और जो मेरे साथ रवैया रहा, मेरा ख्याल वहाँ से शुरू करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होगा जानना। मुझे पूरे वक्त में बिल्कुल किसी मसले का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि मेरे लिए एक फैसिलिटेटिंग सा रवैया था। जो इनकम्बेंट अब गवर्नमेंट है, जो खुद को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं, और दुनिया से भी उनकी यही दरख्वास्त है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की जगह इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाए। ऑफिशियली उन्होंने लेटर हेड्स इसके इशू कर दिए। मेरे साथ, मैं फॉल ऑफ काबुल के बिल्कुल अगली सुबह मैं काबुल में थी और मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हुई। ऑनेस्टली मैं ना ही इसमें मैं कहूँगी कि मुझे बुरके के लिए या अबाया के लिए मजबूर किया गया, ऐसा हरगिज़ नहीं था। क्योंकि 1-2 फॉरेन जर्नलिस्ट ने वहाँ से पिक्चर ये दी थी कि हमें, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से अबाया पहना और पिक्चर ये देने पेंट करने की कोशिश की कि उनको पहनाया गया। ओके, तो वो मैं रिफ्यूट करना चाहूँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। मैंने भी एक लंबी सी फ्रॉक थी ब्लैक कलर की फैंसी, उसके साथ दुपट्टा कर लिया, तो इट वाज़न्ट अबाया और इट वाज़न्ट बुर्का। क्योंकि मैं पाकिस्तान में बिल्कुल सर पर दुपट्टा नहीं करती अनटिल अनलेस मुझे बलूचिस्तान या केपी जाना हो या ट्राइबल एरिया जाना हो, जहाँ भी वही रिवायात और रिवाज तकरीबन हमारे पठानों के। मैं खुद पख्तून हूँ, तो हमारे इलाके में सर ढकना जो है वो एक रिवायत है। सही। पहली तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, हाँ, जब मैं बिल्कुल किसी चौक से, किसी स्क्वायर से, किसी बहुत एक मजमे वाली जगह से रिपोर्ट करती थी, तो वहाँ तालिबान के जो फुट सोल्जर्स हैं वो मेरे इर्द गिर्द ज़रूर खड़े होते थे। क्योंकि आप अफगानिस्तान को तो छोड़ दें, आप अगर पाकिस्तान में भी, मैं अभी किसी सब्जी मंडी में जाकर खड़ी हूँ, किसी चौक पर जाकर खड़ी हूँ, तो मर्दों का एक होता है वो इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द आ जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील इन अफगानिस्तान। अगर कोई उससे ये पिक्चर पेंट करने की कोशिश करे कि खातून सहाफ़ी हरास हो रही है, ऐसा नहीं है। और उन्हीं लोगों की मौजूदगी के बायस तालिब जो उनके लोग ड्यूटी पर होते थे वो मेरे इर्द गिर्द खड़े रहे हैं मुसलसल, ताकि मुझसे कोई बदतमीज़ी ना हो या मुझे कोई हरास ना करे। और जब मैं काम कर लेती थी तो वो बाकायदा
तब तक इंतज़ार करते थे जब तक मेरा इक्विपमेंट पैक नहीं हो जाता और मैं उस जगह से चली नहीं जाती। बाकी तालिबान की जानिब से मुझे किसी हरासमेंट का सामना नहीं था और यही उनका अपनी ख़वातीन के लिए भी था। बल्कि कुछ ख़वातीन जब उनको प्रोवोक करती थी किसी चौक पर खड़े होके या किसी पिकेट पर खड़े होके, और हम अगर फिल्म करने की भी कोशिश करते थे तो वो मना कर देते थे कि आज एक ऐसा वक्त है, ज़ाहिर है ये हम अभी तस्लीम नहीं करते, लेकिन क्योंकि हमारी अपनी ख़वातीन है तो हम नहीं चाहेंगे कि इनकी किसी प्रोपेगेंडा मुहिम में इनकी तस्वीर आए या ये उसका हिस्सा बनती भी नहीं। दिस वाज व्हाट आई सॉ एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने बहुत सी चीज़ों को क्लियर किया, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से अभी भी एक इबाम है और दुनिया समझती है कि तालिबान का रवैया ख़वातीन के लिए उनकी सोच तब्दील नहीं हुई है। गज़नफ़र साहब, ज़ाहिर है अभी काबीना में किसी भी खातून की शमूलियत का ना होना, खेलों के हवाले से जो ख़वातीन के हवाले से इक़दाम तालिबान उठा रहे हैं उसको लेना और बहुत सारे मामलात, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बुनियाद बनाकर अपने मुताबिक दुनिया देख रही है और दुनिया जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपना रही है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से। आपको क्या लगता है कि ये मामलात कितने ख़तरनाक हद तक चले जाएंगे और कितने मुश्किल में डाल सकते हैं ख़ुद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को, क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है दुनिया की? बहुत बहुत शुक्रिया समिया। ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी नहीं है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, ये प्रेस एंड ट्विस्ट की पॉलिसी है कि उनकी हर चीज़ को आप मरोड़ें, हर तरह से उनको फ्रीज करें, हर तरह से उनको तंग करें, हर तरह से उनके काम में रुकावट पैदा करें। यानी अमेरिका ने 20 साल तक उस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया, ईंट की ईंट बचा के रख दी। हम नहीं कहते, सिगार की रिपोर्ट कहती है जो उनका अपना कायम करदा अदारा था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान, वो उन्होंने ये लिखा, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसपे अमेरिकन को सोचना होगा और अमेरिकन टैक्स पेयर्स को सोचना होगा। उसमें उन्होंने लिखा कि जो आप डेवलपमेंट के लिए पैसा देते हैं इसमें 40% पैसा तो पहले जो है वो वॉरलॉर्ड्स को और सियासतदानों को और बाकी लोगों को चला जाता है और करप्शन की नज़र हो जाता है, बाकी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर ले जाते हैं। पीछे क्या बचा? 20% में आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? इसीलिए आज आपको जो अफगानिस्तान नज़र आ रहा है उसमें तबाही और बर्बादी के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर वहाँ पे कुछ सड़कें नज़र आती हैं तो उसके अंदर बहुत बड़ा शेयर जो है वो हाईवे 1 और हाईवे 2 पे, उसको वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्पॉन्सर किया था, जिसमें $46 मिलियन और $56 मिलियन पे किए थे। बाकी जो अमेरिकन ने पैसा भेजा है वो तो अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके गया। अब वो चाहते हैं जो 20 साल की तबाही है उसको तालिबान 2 दिनों में मुकम्मल कर लें। उनके पास कोई ऐसा स्विच है, इलेक्ट्रिक करंट है कि वो भेजेंगे पूरे अफगानिस्तान में और पूरे का पूरा अफगानिस्तान वेस्ट की डिमांड के मुताबिक खड़ा हो जाएगा। वो जाते जाते उनके $9 बिलियन भी फ्रीज करके जाते जाते वो IMF वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं आप पैसे ना दें। ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है, कल यूरोपियन यूनियन ने $10 करोड़ को दिए, पाकिस्तान उनको मदद भेज रहा है, ओमान भेज रहा है, बाकी ममालिक भेज रहे हैं, लेकिन अमेरिका जो है उसके कान नहीं खड़े होते, इसलिए कि वो हिपोक्रेट, लाए, झूठ, धोखा, फरेब जितना अमेरिका कर सकता है दुनिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ उसने पहले किया और अभी भी कर रहा है। उसके बाद उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उठ के कहते हैं कि जी हमें अपने पाकिस्तान के साथ पॉलिसी रीअसेस कर रहे हैं। भाई क्या रीअसेस करेंगे? अफगानिस्तान को तबाह कर गए, अब और तबाह करना चाहते हैं, कोई और 9/11 करके जो है अफगानिस्तान के अंदर या बाकी मुल्कों में आना चाहते हैं। सो बात यह है कि गवर्नमेंट को, दुनिया को, तालिबान को टाइम देना चाहिए। जैसे पहले आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट फरमा रही थी, एंड शी पेंटेड अ रियल पिक्चर। ये है ऐसा पिक्चर जो तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है। अब अफगानिस्तान में अगर उन्होंने हुकूमत बनानी है, एक पॉइंट का पूरी दुनिया ने इशू बनाया जी, औरतें नहीं है। अमेरिका जब बना था तो कितनी औरतें थी? 200 साल तक मिनिस्टर। सही बात। कितनी औरतें मिनिस्टर बनाया था? बरतानिया में कितने अरसे बाद औरतों को वोट का हक दिया गया? ये सारे अंग्रेज ये भूल जाते हैं। ये इनके सिर्फ ओरिएंटेशन होती है जहाँ ये किसी को ट्रस्ट करना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। लेकिन वही वाली बात है ना कि डिक्टेशन दिया जाता है और बिल्कुल दिया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। खुद अफगान तालिबान भी यही समझते हैं कि हम किसी का डिक्टेशन तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जब भी किसी मुल्क में हुकूमत बनती है अपनी मर्जी के लोग उसमें शामिल किए जाते हैं और वो भी ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल सही गज़नफर साहब पॉइंट। लेकिन सुमेरा, आपने वहाँ क्या सूरत हाल देखी? ज़ाहिर है अभी एक सही से हल्फबर्दारी की तकरीब नहीं हुई, वहाँ के लोगों को ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में शहरियों को रोज़गार का मसला, खुराक के मामलात, दीगर चीज़ें, क्या सूरत हाल देखी और अब आप क्या समझ रही हैं कि अब अभी अगर हल्फबर्दारी नहीं हुई, इसकी डेट को आगे बढ़ाया गया है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
देखिए, अभी वो सबसे पहले अपने वोटर्स को टेस्ट कर रहे हैं कि हमें दुनिया को गेज कैसे करना है और दुनिया को इंगेज कैसे करना है, और उसके लिए वो अपने आप को सबसे पहले गेज कर रहे हैं कि वो किस हद तक तहम्मुल का, बुर्दबारी का मुजाहिरा कर सकते हैं। फिर अंदरूनी इख्तलाफात की बात जो है वो भी इसी के इर्द गिर्द है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कहते हैं कि जिस गवर्नमेंट का हमने वादा किया दुनिया के साथ उसके हिसाब से चलना चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ पश्तून एलिमेंट्स ऐसे हैं, पीटीएम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इस तरह के लोग जिनकी हिमायत उनके साथ रही है, और यही लोग वो हैं कि जो वैसे तो पाकिस्तान में हमेशा हर चीज़ के ऊपर बहुत नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन इस वक्त तो अफगानिस्तान के सबसे अहम तरीन और सेंसिटिव मसले के ऊपर दखल अंदाजी से बाज नहीं है। यहाँ पर उनके अंदरूनी मसाइल है ये कि उनको अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने दी जाए, वो किसको कितना समझते हैं ये भी उन पर छोड़ दिया जाए। तमाम तर वोटर्स से मेरी दरख्वास्त होगी कि इस वक्त उनको अपने फैसले खुद लेने दिए जाए, और पाकिस्तान उसको ऐसा ही कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ सियासी अवामिल जो हैं, अनासिर हैं, वो इस तरह के शफाफ अमल को नहीं होने दे रहे, और सिर्फ इसलिए कि वो अगर उन्होंने ये अमल इसी तरह जाने दिया तो पाकिस्तान के ऊपर कल कल को फिर पाकिस्तान का किरदार तो साफ सुथरा होता जाएगा। पाकिस्तान ने अभी तक बहुत खूबसूरती से अपने आप को बहुत से अवामिल से दूर रखा है। अफगानिस्तान के एयरपोर्ट आपके सामने है, उनका एयरपोर्ट वाले मसले में पाकिस्तान ने जिम्मेदारी नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि अगर वो उठा लेता जिम्मेदारी बहुत एहसन तरीके से पूरी कर सकता था। लेकिन दुनिया ने यही कहना था कि देखिए जी, अब तो पहले ही कहते थे इनकी आपस में सेटिंग है, तो आज इन्होंने उठा के एयरपोर्ट भी पाकिस्तान को दिया। लेकिन उनके अंदरूनी मामलात इस सब को खुद हैंडल कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब्दुल गनी बरादर की लड़ाई खलील हक्कानी से होती है, अनस से होती है, जिस मर्जी से होती है, उनका मसला है। टीटीपी और टीटीए का मामला किस तरह होता है, जब उनकी गवर्नमेंट मुकम्मल बन जाएगी, अभी बुरी गवर्नमेंट है, उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि वो तो ट्रैक टू और एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट टू एक मुनज़्ज़म गवर्नमेंट ये चीजें डिस्कस की। राइट, हमारे मीडिया ने शोर मचाया हुआ है, बल्कि मुझे हंसी आती है एक बात पर। हमारे जैसे सेटल्ड मुल्कों बहुत बड़े बड़े चैनल्स जब भी मुझे काबुल से लेते रहे कॉल पर, वो हमेशा पहला सवाल होता था सुमेरा, अफगान तालिबान गवर्नमेंट कब बना रहे हैं? ओ भाई, कल उन्होंने काबुल में वो दाखिल हुए हैं, आज आपको गवर्नमेंट चाहिए। व्हाई वी आर नॉट डेमोन्स्ट्रेटिंग सैनिटी? हमारे जैसे मुनज़्ज़म ममालिक में इलेक्शंस होते हैं तो 2-2 माह लग जाते हैं हुकूमत साजी में। सही, आपको यहाँ क्या जल्दी है? और जल्दी होनी भी नहीं चाहिए। वी आर थर्ड पार्टी, हमारे ठीक है यहाँ पे स्टेक्स हैं, लेकिन मैं कभी भी किसी पाकिस्तान से भी मैं किसी को इजाजत नहीं देती कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का लफ्ज इस्तेमाल करें। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का लफ्ज आज आप मान लें कि पाकिस्तान ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। किसी फोरम पे ऐसी कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपना या बैकयार्ड कहा हो या उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए इस्तेमाल करने का इंदिया दिया हो। ये वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सही, देखा जाए तो अफगान तालिबान एक चीज मानते हैं कि उल्टा पाकिस्तान ने उनको अपना दूसरा घर फराहम किया है, अपने आप को उनके दूसरे घर की तरह। आज अगर यहाँ तालिबान की फैमिलीज रहती हैं, जिसको हमारे कुछ मिनिस्टर्स के इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की वजह से लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, हकीकत ये है कि कोई ये क्यों नहीं कहता कि उसी अमरुल्लाह साले के भी 2 भाई और उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में रहती हैं। आप वो एंगल तो दिखाते नहीं है दुनिया। सारी बात जो है ना नैरेटिव की, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, राइटली सेड। और यही एक और मामला है जो मैं आज डिस्कस करना चाह रही हूँ। और यूरोपीय पार्लियामान में जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर नाज़रीन एक करारदाद पेश की गई। अब भी पाकिस्तान पर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इस मामले पर पाकिस्तान के जो GSP प्लस स्टेटस है उस पर नज़रसानी की जा रही है, और बात को इससे मशरूत किया जा रहा है कि तालिबान पर उनके असर रसूख को मद्देनज़र रखने की इस पर तजवीज़ दी गई है। मैं चाहूँगी गज़नफ़र साहब ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि जो दुनिया जिस तरीके से मामलात को ले रही है और जिस तरीके से डिक्टेट कर रही है, कभी ये स्टेटमेंट देकर कि जी पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करे, कभी इस मामले को उठा के यूरोपीय यूनियन में करारदाद जो पेश की गई है, टेबल की गई है, और इस पर डिस्कशन हो रहा है कि जी जो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया है ये आगे दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये असर रसूख है, कि इन्फ्लुएंस है, वो है या नहीं, हम इसको देखेंगे। तो पाकिस्तान तमाम तर चीज़ों को कैसे टेकअप करे? क्या इसराइल का अमेरिका पर इन्फ्लुएंस नहीं है? तो या अमेरिका का इसराइल पर इन्फ्लुएंस नहीं है? क्या वेस्ट का और अमेरिका की कनेक्टिविटी नहीं है? क्या बरतानिया की और यूरोपियन यूनियन की कनेक्टिविटी नहीं है?
क्या बरतानिया ने ये जो पिछले दिनों ब्रेक्सिट पास किया है, बिल जो पास किया है, वो किस वजह से पास किया? क्या वहाँ से तमाम मुल्कों से लोग आके बरतानिया में नौकरी नहीं करते थे? असल में ये जो दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स हैं और जिसको पीछे बहुत बुरी तौर पे ज़ियोनिस्ट लॉबी है, जिसको वो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है मार्कोन और उसके बाद जो बाइडन और इस किस्म के लोग लेके चल रहे हैं, वो कभी पाकिस्तान को सुकून से रहने देखना ही नहीं चाहते। यानी इससे बड़ी आपको तारीखी बददियानती कहीं मिलेगी कि पाकिस्तान 39 में 38 पॉइंट्स पे अमल करता है और उसको कहते हैं कि जी आपको FATF की जद में रख रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने 8 पॉइंट पे अमल किया, उनको FATF से निकाल दिया। दिस इन्फो लैब अपना इंडिया की सामने आती हैं। इंडिया के 44 बैंक हैं जिनकी रिपोर्ट आती है कि दे आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और वो पैसा जा रहा है दहशत गर्दों को। उसके ऊपर FATF के कान भी बंद है और FATF की आंखों में जो है कोरोना हुआ है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स तो रहेंगे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, बिकॉज ये जो ज़ियोनिज़्म के ऊपर जो इंपीरियल एजेंडा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसका बुनियादी मकसद इस्लामी ममालिक को टारगेट करना है। या वो ज्यूज़ के साथ रिलेशनशिप बना लें, उनको एक्सेप्ट कर लें, उनकी गोदी में बैठ जाएं, नहीं तो यही होगा जो होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो गई है, जो हिंदुत्वा हाई ग्रेड जो एक्सट्रीमिज्म हिंदुइज्म एक्सट्रीमिज्म है और जो ज़ियोनिस्ट एक्सट्रीमिज्म है और इवोलॉजिकल ज्यूज और जो वो एक आता है अपना न्योकॉन्स, उनका एक नेक्सस हो गया, जिसके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं वो आपके वर्ल्ड लीडर्स हैं। जब आप कहते हैं कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, यहीं से आपका झूठ और हिपोक्रेसी और झूठ अपना जो वो है मिस स्टेटमेंट वो सामने आ जाती है। जब आप कहते हैं हम अफगानिस्तान में नेशन बिल्डिंग के खिला रहे हैं, अगला प्रेसिडेंट जो बाइडन आता है वो कहता है नेशन बिल्डिंग से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो कोई जमहूरियत बनाने के लिए, हम तो उसामा बिन लादेन को मारने के लिए आए थे। तो ये चीजें तो कोई उसकी बात नहीं है। पंचशीर में किस तरह किया गया आपके सामने ही। अमर साले ने क्या प्रोपेगेंडा किया, जो टाउट था CIA का। अशरफ गनी किसका टाउट था? एक टाउट किस्म के लोग आके ये लगा देते हैं मुल्कों में। अशरफ गनी के पास से जो दौलत निकली वो कहाँ? उसके बाप की मिल लगी हुई थी कि उसने वो दौलत पैदा की थी। कहाँ से आई? उसकी बेटी का ट्वीट आया कि मेरा बाप सबसे करप्ट आदमी है, उसको किस तरह प्रेसिडेंट बनाया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो पाकिस्तान के खिलाफ अब होंगी, बिकॉज ये जो अमेरिकन ने ह्यूमिलेटिंग डिफीट, जिस तरह उनको बुरी तरीके से शिकस्त हुई है, वियतनाम से भी वो इसी तरह निकले थे। आप वियतनाम की फिल्में उठा के देखें तो पता चलेगा, हेलीकॉप्टर जो है अमेरिकन एम्बेसी के कंपाउंड में लैंड कर रहे हैं, लोगों को बिठाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, जहाज में जाके छोड़ा जा रहा है। उसी तरह ये भागे अफगानिस्तान के अंदर से, बिकॉज दे सफर्ड द वर्स्ट ह्यूमिलेटिंग डिफीट। अब अपने लोगों के सामने ये मानते नहीं है, एक रॉन्ग पर्सपेक्टिव बुला लेते हैं। तो इसमें कसूर तो फिर हमारा ही है ना, इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद होना चाहिए वो नहीं है ना। गजनफर साहब के साथ खड़े होंगे इस्लामी ममालिक क्या है? मैंने बताया ना, आप बना ले इजराइल से ताल्लुकात, उनकी गोद में बैठ जाएं, सब चीजें आपकी जो वो कंडोन कर दी जाएंगी। और आजकल हो क्या रहा है? कश्मीर जल रहा है, कितने अरसे से जल रहा है। इस्लामी ममालिक की सेंसिटिविटी का क्या हाल है? औरतों की आबरूरेजी हो रही है, अली गिलानी की डेथ होती है, उनकी फैमिली के खिलाफ FIR कट जाती है, किसी इस्लामी मुल्क से आवाज़ नहीं उठती, खासतौर पे जिनके इंडिया से ताल्लुकात हैं कि ये डेड बॉडी के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। सो ये चीज़ें तो एक एक्सेप्टेबल नॉर्म दुनिया का बन गया। झूठ बोलना और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फरेब देना, अपना इंटरेस्ट हल करना, ये तो चीज़ें हम आगे चलेंगी। पाकिस्तान के ऊपर तो और प्रेशर आएगा। यानी तालिबान अपनी हुकूमत खुद बना रहे हैं, वहाँ पे लोगों को अनाउंस करें, ब्लेम पाकिस्तान को दिया जा रहा है। पाकिस्तान इस प्रेशर को कैसे रिलीज करे? गजनफर साहब, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान कैसे रिलीज करे इस प्रेशर को? पाकिस्तान सिर्फ अपना स्टांस लेके चले क्लैरिटी का, और पाकिस्तान अफगान तालिबान जिस तरह काम कर रहे हैं उनको वो काम करने दे, और इसके ऊपर बार बार इंसिस्टेंस यही करता रहे, हमारे अपनी क्लैरिटी से अपने स्टांस को पेश करता रहे। लेकिन ये जरूर कहे कि हमारी ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी है और डिक्टेशन पाकिस्तान भी ना ले किसी की। इससे पहले कौन सा उन्होंने तबाही नहीं की है जो अब तबाही कर देंगे। बात यह है कि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस खत्ते में, रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें चाइनीज को साथ देके चलना है, और चाइनीज शुड राइज अबव द लेवल, दे आर अ बिग इकोनॉमिक पावर।
They should stand with Pakistan. और जिस तरह ज़ाहिर चाइना आगे बढ़ा है और उसने इंडिया भी दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सिर्फ चीन जो है वो अफगानिस्तान को तन्हाई से बचा सकती है या नहीं। और पाकिस्तान ज़ाहिर जो अब तक नाम नहाद जंग में कूदा उससे उसको कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान को अपना नैरेटिव, अपना स्टांस मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, सुमेरा खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।